Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा और हर एक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो बहुत डिटेल में हमने करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है द क्यूटिकल विच इज आउटर जोन ऑफ हेयर इट इज कंसिस्ट ऑफ। सो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले जो हेयर का स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करें तो ये आपका कुछ इस तरह से हेयर होता है जिसमें जो आपकी आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। इसके जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो आपका सेंट्रल वाला पोर्शन होता है दैट मीन्स ये वाला जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगी कि जो आपका हेयर होता है उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका केराटिन प्रोटीन का ही होता है। दूसरी चीज़ जो आपका कॉर्टेक्स होता है ये आपके हेयर का 75% कॉन्स्टिट्यूट करता है। मतलब जो आपका हेयर रहता है उसमें 75% कॉर्टेक्स का होता है। उसके अलावा बाकी का जो 25 बचता है वो आपका क्यूटिकल एंड मेडुला से बनकर बना हुआ होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका क्यूटिकल रहती है जिसको हम आउटर जोन कहते हैं, इसका जो कंसिस्ट होता है मतलब इसमें किस चीज़ का कॉम्पोजिशन अवेलेबल होता है तो वो आपका केराटिन प्रोटीन होता है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन रहता है ये तो आपका ब्लड का पार्ट है। सेकेंड थिंग जो कोलेजन और मायोसिन प्रोटीन है ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स जो होती हैं ये आपके मसल्स में अवेलेबल होती हैं। तो ये भी आपके हेयर का पार्ट नहीं हुआ। लेकिन जो केराटिन प्रोटीन होता है ये आपके हेयर में अवेलेबल होता है। बेसिकली केराटिन प्रोटीन आपके हेयर की में मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल होता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर पूछा गया है स्लरी एक्सप्लोसिव आर बेस्ड ऑन। सो जो आपका स्लरी एक्सप्लोसिव्स होते हैं तो इसको हम वाटर जेल एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको भी हम आगे समझेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो जो स्लरी एक्सप्लोसिव होते हैं उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है आपका अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। दूसरी चीज़ अभी हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि जो आपका स्लरी एक्सप्लोसिव या फिर जो वाटर जेल होता है ये क्या होता है, डिटेलिंग में देख लेते हैं। सो ये एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी भी इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र का जिसको जेल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी आपका जो कार्बोनियस जेलिंग एजेंट होते हैं उनके साथ में मिलाकर। तो उससे जो आपका कंपोनेंट बनता है वो हल्का सा आपका स्लरी जैसा दिखता है, हल्का सा वाटर के फॉर्मेट में जेल की तरह से कुछ होता है। मतलब वाटर की तरह से दिखने वाला जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी वजह से इसको हम वाटर जेल बोलते हैं। और क्योंकि ये हल्का सा स्लरी साइज का दिखने का कॉम्पोजिशन रहता है तो इसी वजह से इसको हम स्लरी एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं इसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर सॉल्यूशन अवेलेबल होता है इन एन इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र, जहाँ पर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र के फॉर्मेट में आपका अमोनियम नाइट्रेट अवेलेबल रहता है। और इसकी डेंसिटी को अच्छा बनाने के लिए या फिर इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें अमोनिया का मिक्सचर यूज़ करा जाता है विद सोडियम और कैल्शियम नाइट्रेट। यानी कि अमोनिया का मिक्सचर या तो हम सोडियम के साथ में यूज़ करेंगे या फिर अमोनिया का मिक्सचर हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ इसको जेल करने के लिए नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स का यूज़ करा जाता है जिसको हम बोलते हैं गुआर गम। गुआर गम का यूज़ करा जाता है इसको जेलिंग बनाने के लिए, मतलब इसको जेल जैसा बनाने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्लरी एक्सप्लोसिव्स को जेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो नेचुरल पॉलीसेकेराइड यूज़ करा जाता है उसका क्या नाम है, तो वो हो जाएगा आपका गुआर गम। दूसरा बाकी जो एक क्वेश्चन मैंने डाला था वो तो क्वेश्चन ये हो ही गया। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि स्लरी एक्सप्लोसिव या फिर वाटर जेल में इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र के फॉर्मेट में क्या यूज़ करा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। हर एक पॉइंट को अगर आप फोकस के साथ में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बहुत आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है।
आगे बात करते हैं तो एडिशनल क्रिस्टलाइन ऑक्सीडाइजर या फिर कुछ फ्यूल का यूज़ करा जाता है इस जेल मैट्रिक्स के अंदर, इसको सस्पेंड किया जाता है और कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फ्यूल्स हो गए, सेंसिटाइजर्स जो कि किसी भी आपके जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उसका जो इनिशिएशन होता है उसको इन्हांस करने के लिए आपके सेंसिटाइजर्स यूज़ करे जाते हैं, और यहाँ पर कुछ स्टेबलाइजर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट पॉइंट की बात कर लें, सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो कॉम्पोजिशन होता है किसी भी टिपिकल स्लरी का या फिर इमल्शन का, जब हम उसको कंबाइन करते हैं बाय अ सिस्टमैटिक एनालिटिकल अप्रोच, तो इससे क्या रहता है, इससे आप जो भी आपके जेल या फिर स्लरी एक्सप्लोसिव्स या फिर इमल्शन एक्सप्लोसिव्स होते हैं आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्लरी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बट कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी हर एक पॉइंट को फोकस के साथ में ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बताया है उस पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। गुआर गम को बिल्कुल याद कर लेंगे। इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजर क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बेटर डेंसिटी कंट्रोल या फिर सेंसिटिविटी के लिए क्या यूज़ करते हैं ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू। सो बेसिकली अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में जो ब्लड का कलर होता है या फिर जो बॉडी का कलर होता है वो अगर आपको चेरी रेड कलर का नज़र आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि किस वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हुई होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि जो आपका जो बॉडी थी तो उसमें जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन था वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने लगा, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हुई, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी और उसकी वजह से जो ब्लड में डिस्कलरेशन होगा, जो बॉडी का डिस्कलरेशन होगा वो आपका चेरी रेड कलर का होगा। अब यहाँ पर कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैमरेज है, हैमरेज का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो आपका बॉडी था तो उसमें जो आपके टिश्यूज़ थे, जो आपकी वेन्स थी उसमें डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जो हैमरेज की कंडीशन होती है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का हैमरेज की वजह से डेथ होती है तो तब आपको जो आपका डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी में तो वो आपका पेल पर्पल कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर एनीमिया की वजह से डेथ हुई है तो एनीमिया की वजह से डेथ में जो डिस्कलरेशन होगा वो भी आपका पेल पर्पल ही होगा। नेक्स्ट, अगर एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हुई है तो एस्फिक्सिया की वजह से डेथ होने में जो कलर होगा वो आपका पर्पल ही होगा, लेकिन वो आपका डार्क पर्पल होगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी इंडिविजुअल की डेथ पॉइजनिंग की वजह से हुई है और पॉइजनिंग में कोई भी साइनाइड्स का यूज़ करा गया है तो साइनाइड्स की वजह से अगर डेथ हुई है तो वहाँ पर बॉडी का जो डिस्कलरेशन होगा वो होगा ब्राइट पिंक या फिर ब्रिक रेड। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में हम बात करें अगर जो डेथ है वो पोटेशियम क्लोरेट की वजह से हुई है, पोटेशियम क्लोरेट की वजह से अगर डेथ हुई है तो उस कंडीशन में जो बॉडी का कलर होगा वो हो जाएगा आपका चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। ये सारे जितने मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, अगर फॉस्फोरस की पॉइजनिंग है तो उस कंडीशन में जो आपका बॉडी का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन। फॉस्फोरस के बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें नाइट्राइट्स की, नाइट्राइट्स की वजह से अगर डेथ हुई है तो उस कंडीशन में जो बॉडी का डिस्कलरेशन होगा वो हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन के बाद में अगर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से अगर डेथ हो रही है तब उस कंडीशन में जो बॉडी का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ब्लूइश ग्रीन। नेक्स्ट यहाँ पर और भी हैं, अगर हम ओपीएम की वजह से डेथ हो रही है तो ओपीएम की वजह से डेथ होने में जो डिस्कलरेशन होगा वो हो जाएगा ग्रेइश ब्लैक। ठीक है, ग्रेइश ब्लैक।
इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेथ अगर बर्निंग या फिर कोल्ड की वजह से हो रही है। बर्निंग का मतलब है अगर किसी भी इंडिविजुअल की जो डेथ है वो हीट की वजह से हुई है या फिर जलने की वजह से हुई है, वो बर्निंग हो गया। और कोल्ड मतलब एक्सेसिव ठंडी जगह पर रखने की वजह से, यानी कि फ्रीज़र वगैरह है या उस तरह से कोई अगर डेथ हुई है तो वो हो जाएगा कोल्ड। तो अगर बर्निंग या कोल्ड की वजह से डेथ हो रही है तो उस कंडीशन में भी जो बॉडी का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा चेरी रेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर सेप्टिक एबॉर्शन की कंडीशन है, सेप्टिक एबॉर्शन की कंडीशन है तो वहाँ पर जो बॉडी का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउन या फिर पेल ब्रॉन्ज मॉटलिंग। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बनाया था एक बार, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ याद होगी। सेप्टिक एबॉर्शन में ब्राउन या फिर पेल ब्रॉन्ज मॉटलिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेप्टिक एबॉर्शन में, तो वहाँ पर आपकी जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन देखने को मिलता है क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची। ये एक तरह का आपका बैक्टीरिया रहता है, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची या फिर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि सेप्टिक एबॉर्शन में जो डेथ होती है तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची या फिर परफ्रिंजेस, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची या फिर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस की वजह से होता है। दूसरी चीज़, अगर डेथ जो है वो हाइपोथर्मिया की वजह से हो रही है तो वहाँ पर जो बॉडी का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राइट पिंक, ब्राइट पिंक हो जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि आपका जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फेल होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इनटेक नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हाइपोथर्मिया की कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर डेथ जो है वो मेथ हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया की वजह से हो रही है, तो वहाँ पर जो आपका बॉडी का डिस्कलरेशन होगा वो हो जाएगा आपका ब्राउनिश रेड। ब्राउनिश रेड आपका मेथ हीमोग्लोबिनीमिया की कंडीशन में बॉडी का डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे मैंने बताए हैं आपको। ये बेसिकली आपको ये चीज़ फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का अगर ये कलर है तो उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकती है कि डेथ किसी भी इंडिविजुअल की किस वजह से हुई होगी। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं आपको आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो को इतने पर से ही वापस से रिपीट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है आपके नेट के एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर पूछा गया है ताकायामा टेस्ट। सभी को पता होगा कि ताकायामा टेस्ट जो आपके ब्लड रहता है, ब्लड टेस्ट बेसिकली रहता है जो कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, और ये आपका एक तरह का क्रिस्टल टेस्ट है। तो यहाँ पर जो फेरस आयन होते हैं फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो आपके फेरस आयन होते हैं वो पिरिडीन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद में आपके किस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं ताकायामा टेस्ट में। तो ताकायामा टेस्ट में आपके रेड फेदरी आपके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट डबल बेस प्रोपिलेंट। जो डबल बेस प्रोपिलेंट फर्स्ट टाइम है जिसको कि स्मोकलेस पाउडर की तरह से यूज़ करा जाता था, जो आपके फायर आर्म्स रहते हैं तो वहाँ पर जो आपकी कार्ट्रिजेस वगैरह रहती हैं तो उसमें एज अ प्रोपिलेंट स्मोकलेस पाउडर की तरह से डबल बेस प्रोपिलेंट को यूज़ करा जाता था, करा जाता है इनफैक्ट, जिसको इन्वेंट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने 1888 में। तो एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि फर्स्ट डबल बेस प्रोपिलेंट जो है जिसको कि स्मोकलेस पाउडर की तरह से यूज़ करते हैं, इसको किसने इन्वेंट किया है। तो इन्वेंट किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। किस ईयर में इन्वेंट किया है, 1888 में। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इन्वेंट किया है बाय जिलेटिनाइजेशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज विद व्हाट। नाइट्रोसेलुलोज का जिलेटिनाइजेशन इन्होंने दूसरे किस केमिकल के साथ में, किस कंपाउंड के साथ में किया है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि जो डबल बेस प्रोपिलेंट रहते हैं वहाँ पर जो नाइट्रोसेलुलोज रहता है इसका जिलेटिनाइजेशन आपका नाइट्रोग्लिसरीन के साथ में किया जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है बैटरी कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बैटरी कप जो रहता है एक तरह से आपके कार्ट्रिजेस का पार्ट होता है,
जो कि आपके जो शॉर्ट गन कार्ट्रिज रहती हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है इसको डिटेलिंग में यहाँ पर समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो आपकी बैटरी कप रहते हैं, बेसिकली जो प्राइमर्स होते हैं फॉर मॉडर्न शॉर्ट सेल्स, उसमें कुछ एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बैटरी कप, जो कि सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है प्राइमर को। यहाँ पर जो ये बैटरी कप रहता है ये कॉपर, ब्रास या फिर कॉपर प्लेटेड स्टील का बना हुआ होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कप है, ये वाली, ये आपकी प्राइमर कप है। इस प्राइमर कप के ऊपर ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है ये आपका एनविल है। अब प्राइमर कप और एनविल को बाहर से कवर करने वाला ये वाला पोर्शन, इधर से भी इतना वाला पोर्शन, ये आपका बैटरी कप है और ये ऊपर साइड में आपका फ्लैश होल है। अब यहाँ पर जो प्राइमर कप रहता है इसमें आपका प्राइमिंग कंपाउंड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका बैटरी कप है जो कि आपके प्राइमर कप को कवर करता है और ऊपर से फ्लैश होल को एक तरह से इनिशिएट करता है, मतलब फ्लैश होल के लिए स्पेसिंग छोड़ता है। तो इसका क्या काम हुआ, ये जो इसका काम हुआ एक तरह से जो आपके प्राइमिंग कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर जो आपका प्राइमर कप के अंदर प्राइमिंग कंपाउंड होगा, इसमें से जब आपका पीछे साइड से आपका इनिशिएशन होता है किसी भी इग्निशन की वजह से, तो यहाँ पर क्या रहता है, जो आपकी प्राइमिंग फायरिंग पिन होती है वो यहाँ पर आके हिट करेगी। तो जब हिट करेगी तो यहाँ पे इनिशिएशन होगा प्राइमिंग कंपाउंड में और यहाँ पर आपकी हल्की सी बर्निंग स्टार्ट होगी। तो वो बर्निंग को थोड़ा सा टाइम के लिए इसके अंदर रहे और इसके अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो, इसके लिए ये आपका बैटरी कप का यूज़ करा जाता है। और बैटरी कप का यूज़ दूसरा भी है कि ये आपका एक फ्लैश होल को बनाता है, क्योंकि अगर ये बैटरी कप नहीं होगा तो ये ऊपर का पूरा पोर्शन आपका ओपन रहेगा, तो किस जगह से आपका जो फ्लेम्स बनेंगी प्राइमिंग कंपाउंड में तो वो किस जगह से जाएंगी, वो तो पूरा ओपन हो गया, तो पूरा सा एकदम से बंद कर देंगे तो वो चीज़ एक सही चीज़ नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर बैटरी कप का यूज़ करा जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। द शॉर्ट शेल एनविल इज लार्जर देन दैट ऑफ अ राइफल हैंड गन प्राइमर एनविल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो शॉर्ट सेल में एनविल जो होता है वो लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू राइफल और हैंड गन प्राइमर एनविल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा जो एनविल होता है ये फ्लैट प्लेट होती है जो कि परपेंडिकुलर माउंटेड होती है बैटरी कप के परपेंडिकुलर माउंटेड होती है एनविल, जो कि एक फ्लैट प्लेट होती है। उसके अलावा जो लीडिंग एज होता है जो कि रेस्ट करता है अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द बैटरी कप जो रहती है वो हॉलो होती है और होल्ड करती है सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, मतलब काफ़ी सारा वॉल्यूम जो रहता है वो बैटरी कप के अंदर होता है और बैटरी कप कम्प्लीटली हॉलो होती है। ये इंपॉर्टेंट होती है टू प्रिवेंट फाइनली ग्रैनुलेटेड प्रोपिलेंट्स फ्रॉम इंटरिंग द कप, मतलब जो आपके प्रोपिलेंट्स होते हैं उनके ग्रैनुलेशन को बहुत ही फाइन किया जा सके, क्योंकि उसमें जब धीरे धीरे कप में इंटर करते हैं तो उसके लिए। दूसरी चीज़, इफ़ दिस हैपन्स द एडेड प्रेशर इनसाइड द कप एट फायरिंग कैन डैमेज द बोल्ट और ब्रीच फेस ऑफ अ शॉर्ट गन। सो अगर ये चीज़ होती है, यानी कि जो आपके प्रोपिलेंट्स होते हैं वो कप के अंदर एंटर करने लगते हैं, बैटरी कप के अंदर एंटर करने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बन जाता है कप के अंदर, जिसकी वजह से जो शॉटगन का बोल्ट या फिर ब्रीच फेस होता है वो डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपका बैटरी कप का यूज़ करा जाता है। दस द ओपनिंग थ्रू विच द फ्लेम एंड गैस विल पास इज सील्ड विद अ थिन कंबस्टिबल पेपर एंड प्लास्टिक डिस्क बिफोर सीटिंग द एनविल। सो एनविल को रखने के पहले जो आपका फ्लैश होल रहता है जो कि आपकी जो बैटरी कप होती है उससे ओरिजिनेट करता है, तो उसके ऊपर एक बहुत ही थिन सीलिंग करी जाती है कंबस्टिबल पेपर या फिर एक प्लास्टिक डिस्क से। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैटरी कप के। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है ग्रीन कलर कोड ऑन द टाइम पेंसिल indicates that the explosion will occur after approximately how many times। so अगर आपको ग्रीन कलर का कोड नज़र आ रहा है किसी भी टाइम पेंसिल पर, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्सप्लोजन है वो कितने समय के बाद होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सप्लोजन है वो 5 आवर्स के बाद होगा, और एग्जैक्ट तो इसका है कि 5.5 आवर्स के बाद होगा।
ये बेसिकली आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसमें चेंजेस नहीं करे हैं, बट जो एग्जैक्ट कोडिंग है वो 5.5 आवर्स है। ये आपका पूरा चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो बेसिकली जो टाइम पीरियड, टाइम पेंसिल रहता है, ये पीरियड ऑफ डिले है, जो कि इंडिकेट करता है कलर ऑफ द सेफ्टी स्ट्रिप। जो सेफ्टी स्ट्रिप में जो कलर रहता है, वो जो कलर होगा वो बताएगा कि कितने टाइम का डिले होना है किसी भी टाइम पे, मतलब किसी भी एक्सप्लोजन होने में। और जो टाइमिंग्स होती हैं वो दी जाती हैं आर फॉर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 15 डिग्री सेल्सियस, इनकी रेस्पेक्ट में जो टाइमिंग्स होती हैं वो दी जाती हैं। द डिले वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग जो डिले होगा वो होगा। एंड अगर हाई टेम्परेचर है तो डिले आपका कंसिडरेबली कम हो जाएगा, और कम लो टेम्परेचर है तो वहाँ पर डिले आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कलर कोडिंग की बात कर लेते हैं कि अगर ब्लैक है तो वहाँ पर 10 मिनट्स का टाइम रहता है, रेड है तो 30 मिनट्स का टाइम है, वाइट है तो 2 आवर्स का टाइम है, ग्रीन है तो 5.5 आवर्स का टाइम है, येलो है तो 12 आवर्स एंड ब्लू है तो 24 आवर्स। तो ये सारे जो कोडिंग है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कहीं और से मैंने लिया है, आपका नेट का एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो टाइमिंग दे रखी है कि इस रिस्पेक्ट में रहता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन इंडिया आर एक्रेडिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जितनी भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं इंडिया में, उनका एक्रेडिशन जो होता है वो NABL के थ्रू होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका NABL की पूरा डिटेल्स लिखी हुई है। NABL की फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। अब यहाँ पर इसका जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो इसी वजह से इसको एक बार एटलीस्ट रीड कर लीजिएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको रीड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सीन इन विच टाइप ऑफ हेयर। तो जो आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है ये आपको किस तरह के हेयर में देखने को मिलेगा। तो जो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है ये आपको बियर्ड हेयर में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो मुस्टैच हेयर होते हैं उसमें भी आपको ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ही देखने को मिलता है हेयर्स का। स्कैल्प हेयर की बात करें तो इनका जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका राउंडेड होता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ गिव्स अ गुड इंडिकेशन ऑफ एज अप टू। मतलब कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का इरप्शन का टाइम चल रहा है उनके टीथ्स का, तो वो इंडिकेट करता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी एज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 25 ईयर्स होगी। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हम बात कर लेते हैं। जो टीथ होता है वो जो आपके गम के साथ में अटैच होता है वो लिगामेंट की वजह से अटैच होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका कहलाता है प्रीओडेंटल लिगामेंट। यानी कि जो आपके टीथ्स होते हैं वो गम के साथ में लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरीओडेंटल लिगामेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, ये फाइब्रस होते हैं। जो पेरीओडेंटल लिगामेंट्स होते हैं ये आपके फाइब्रस होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन होता है, यानी कि जो आपके टीथ्स होते हैं, जो चाइल्ड के टीथ्स होते हैं वो अगर मिक्स हैं यानी कि टेम्परेरी भी हैं परमानेंट भी हैं, तो ये जो एज रहती है अप्रॉक्सीमेट 12 to 13 ईयर्स तक रहते हैं आपके मिक्स्ड डेंटिशन। नेक्स्ट, जो टेम्परेरी डेंटिशंस होते हैं वो आपके अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ्स से स्टार्ट होते हैं एंड 2.5 आवर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जो आपका एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन होता है ये चीज़ एज एस्टिमेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आपको एज का डिटर्मिनेशन करना है, एज का एस्टिमेशन करना है, तो उस कंडीशन में जो एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ कैल्सिफिकेशन होगा तो ये चीज़ आपकी एज के एस्टिमेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स इनको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
सो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में मैं वीडियो और अपलोड करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले ही। वहाँ पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली वो शॉर्ट टाइप में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो उस वीडियो को अपने एग्जाम देने से पहले ज़रूर से देख के जाइएगा। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे जो ब्लॉगर वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ब्लॉगर पर ज़रूर से फॉलो करिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसकी PDF आप ज़रूर से ब्लॉगर से एक्सेस कर लीजिएगा। बेसिकली वो आपका एक पोस्ट रहेगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से अगर आपको कुछ यहाँ से पढ़ना है तो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ज़रूर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे और शेयर करना तो मस्ट है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी स्टूडेंट्स अपने नेट की प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।